Namaste students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor Kumar Bhatia in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's session we will discuss about birth injury. आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि बर्थ इंजरीज क्या होती है। बर्थ इंजरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बर्थ इंजरी का मतलब होता है कि जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय बच्चे में किस प्रकार के विकार हो जाते हैं उसके जन्म लेने के दौरान। तो यहाँ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बर्थ इंजरी होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, an impairment of the infant's body structure or function due to adverse influence that occurs at birth. जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चे के जन्म लेने के समय जो उसमें इम्पेयरमेंट आते हैं उसकी बॉडी के फंक्शन में और स्ट्रक्चर में, है ना, कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो उसके जन्म के दौरान उसके अंदर विकृति उत्पन्न करते हैं, उसे बर्थ इंजरी कहते हैं। अब ये इंजरीज कैसे हो सकती है? ये इंजरीज हो सकती है कि बच्चे पे कहीं जब उसका जन्म हो रहा हो तब मैकेनिकल फोर्स लग जाए, लाइक उसकी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो तो वहां जब कंप्रेशन लग जाता है, उसका ट्रैक्शन उसे किसी दौरान खिंचाव हो जाए तो उसके अंदर जो भी डिफॉर्मिटीज आती है, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे स्ट्रक्चरल हो, उसे बर्थ इंजरीज में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंजरीज टू द इन्फेंट may result from mechanical force, either compression or traction during the birth is called birth injury. So first of all, we know what about the factors. Yeah, what is the factor who is responsible for birth injury? So factor predisposing to injury including the following. First यहाँ पे मदर से रिलेटेड है, जो प्रीमी पैरिटी मदर होती है, जो फर्स्ट बार बच्चे को जन्म देती है, फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती है, और जो डिलीवरी के दौरान उसमें ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसकी वजह से बर्थ इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रखा है कि माता का स्मॉल स्ट्रेचर होना, यानी कि छोटे कद का होना, मैटरनल पेल्विक एनोमलीज, माता की जो पेल्विक गर्डल है उसमें कुछ एनोमलीज होना, उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होना जिसकी वजह से बर्थ इंजरीज होने के चांस रहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड और अनयूजुअल रैपिड लेबर, जब प्रसव होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है तो उससे भी बर्थ इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोज, माल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, नॉर्मली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन किसी कारणवश नहीं होके ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है बच्चे की तो भी बर्थ इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये आपने गायनी में सुना होगा। सिफेलोपेल्विक मतलब बच्चे का सर और पेल्विक गर्डल का अगर अनुपात सही नहीं होता तो भी बर्थ इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। डीप ट्रांसफर अरेस्ट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, मतलब कि बच्चे का कौन सा पार्ट पेल्विक गर्डल में कब आके जमा हो रहा है या कब आके रुक रहा है, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि बर्थ इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आगे बता रखा है कि ऐसे कौन कौन से और कारण हैं जिसमें कि मिड फॉरसेप्स या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के द्वारा डिलीवरी कराई जाए। वर्जन या एक्सट्रैक्शन के द्वारा, बेबी का अगर बहुत ही ज्यादा लो बर्थ वेट हो या एक्सट्रीमली प्रीमेच्योरिटी, अगर मतलब बच्चा बहुत जल्दी पीरियड में उसका जन्म हो जाए, मतलब वो प्रीमेच्योर बच्चा हो, तब भी बर्थ इंजरी होने के चांस रहते हैं। पेटल माइक्रोसोमिया, बर्थ वेट, मतलब कि इसमें बता रखा है कि बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो और बच्चे का शरीर भारी हो, तब भी, क्योंकि वो निकल नहीं पाता नॉर्मली जो बर्थ का जो कैनाल होती है उसके थ्रू बाहर नहीं निकल पाता, तो भी काफी बार बर्थ इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। माइक्रोसेफेली, उसका सर बड़ा होता है, लार्ज हेड होता है, तो भी चांसेस रहते हैं। आगे क्लासिफिकेशन बता रखा है कि किस किस प्रकार से कैसे क्लासिफिकेशन किया है बर्थ इंजरीज का। तो इसमें बता रखा है कि बर्थ इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, हेड नेक की इंजरी हो सकती है, फेशियल इंजरी हो सकती है। फेशियल इंजरी में क्रेनियल नर्व की इंजरी, स्पाइनल नर्व की इंजरी बता रखी है। पेरिफेरल नर्व इंजरीज हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, टॉर्टिकोलिस जो कॉमन है, और इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन क्लासिफिकेशन को समझने से पहले सिम्टम्स देख लेते हैं कि अगर बच्चा प्री बर्थ इंजरी हो गई है बच्चे में तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। So most of the time symptoms appear within a minute of birth. However, they may not seem
फॉर सेवरल आवर्स। बहुत टाइम तो पता नहीं चलता बच्चों में, ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक हो सकती है, लेकिन पता नहीं चलता शुरू में। जब ये पता चलेगा तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे उसको बता रखा है कि ब्लूइश कलर दिखता है स्किन में। जैसे मान लो कहीं पे अपने लग जाती है तो जो नील जम जाती है ना, वो साइनोसिस फॉर्म हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो वो बता रखा है। बच्चे को एपनिया हो जाता है, उससे उसके सांस रुक जाती है, यूरिन आउटपुट रुक जाता है या कम हो जाता है, नेजल फ्लेयरिंग, नाक के जो नथुने होते हैं ये फूल जाते हैं, रैपिड ब्रीदिंग, कभी कभी वो ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, कभी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, और कभी कभी रुक रुक के सांस आती है, जैसे ग्रुंटिंग, गुरगुराना टाइप की, अनयूजुअल ब्रीदिंग मूवमेंट, मतलब उसकी चेस्ट जो है वो ऐसे धीरे 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 ऊपर नीचे होती है, तो पता चल जाता है कि बर्थ इंजरी हुई है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिर से बताती हूँ मैं, जैसे कि सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है अगर बर्थ इंजरी में, तो वहाँ पे आपके सॉफ्ट टिश्यू में होता है एब्रेशन, वहाँ पे अपन को खरोच वगैरह दिखेगी, इरिदिमा पैचेस, रेड पैचेस दिखेंगे, काइमोसिस, लेसरेशन टाइप कट लग जाना, सबक्यूटेनियस फैट नेक्रोसिस, वहाँ पे कभी कभी फैट का एक उठाव सा हो जाता है। स्कल में अगर लगी है जो कि कॉमन है, कैपेट सक्सेडिनम, सेफेलोहेमेटोमा, सबग्लियल हेमरेज, लीनियर फ्रैक्चर हो जाते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस हो जाते हैं जिनका आगे में और ब्रॉडली आपको डिस्क्राइब करूंगी। फेसेस में अगर फेस पे कहीं आई है तो सब कंजेक्टाइवल मतलब आंख में हेमरेजेस दिखते हैं हमको। रेटाइनल हेमरेज, जब सब कंजेक्टाइवल की बात की तो रेटाइनल हेमरेज हो जाएगा, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाएगी, फेशियल पाल्सी हो जाती है। पेरिफेरल नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी सबसे कॉमन है, यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है, रेडियल नर्व की पाल्सी हो जाती है, लंबोसेक्रल प्लेक्सस की इंजरी हो जाती है। ये सब आपको याद करने हैं कि कौन कौन से किस किस से इंजरीज होती है। यहाँ पे फिर आगे मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज बता रखी है, जो सबसे कॉमन है क्लेविकुलर फ्रैक्चर्स, ये जो यहाँ का जो क्लेविकल्स है बच्चों की काफी बारी इसका फ्रैक्चर हो जाना या इसका खिसक जाना बहुत कॉमन है। फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है, स्टर्नोक्लिडॉइड मस्टॉइड इंजरी हो जाती है। इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज की बात करें तो काफी बार लीवर में हेमाटोमा हो जाएगा, स्प्लीन में हेमाटोमा हो जाता है, एड्रिनल हेमाटोमा और रीनल हेमरेजेस होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बताया था सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, वो नॉर्मल है, एब्रेशन वगैरह इनका नहीं, हम स्कल का ब्रॉडली हम पढ़ेंगे कि स्कल में जब बर्थ इंजरी होती है तो कैसे कैसे हमें दिखते हैं कैपेट सक्सेडिनम और सेफेलोहेमेटोमा, इसका आगे मैं बताती हूँ आपको। कैपेट सक्सेडिनम के बारे में बता रखा है कि कैपेट सक्सेडिनम होता क्या है, तो इडिमा ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट कॉज्ड बाय प्रेशर ड्यूरिंग अ वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के दौरान जो प्रेजेंटिंग पार्ट पहले आता है, लाइक यहाँ पे इसका हेड आ रहा है बच्चे का, तो इसकी वजह से वहां पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये पार्ट बाहर निकलेगा तो बॉडी का पूरा पार्ट का प्रेशर इस वाले टिप पे होता है जो प्रेजेंटिंग पार्ट पहले आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज सीरोसेंग्वेस्ट्रिनस सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रा पेरियोस्टिल फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई ब्लड का कलेक्शन नहीं है, सिंपल सा सीरस फ्लूइड आके जमा हो जाता है सबक्यूटेनियस, तो वो पार्ट अपन को ऐसे उठा हुआ सा दिखेगा, नॉन फ्लक्चुएटिंग होता है ये, ठीक है। देन इसके बाद में सिफेलोहेमेटोमा की बात करते हैं। सिफेलोहेमेटोमा में यहाँ पे तो जस्ट सीरस फ्लूइड आके जमा होता है। सिफेलोहेमेटोमा जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिफेल मतलब स्कल में, हेमाटोमा खून का थक्का जम जाना या खून का जमा हो जाना, तो सब पेरियोस्टील कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टील, ये चीज ध्यान रखनी है, कहाँ पे ब्लड ब्लड जमा होता है, ब्लड का कलेक्शन कहाँ पे होता है, स्कल और पेरियोस्टियम में। इट मे बी unilateral or bilateral and appears within a hours of delivery as a soft fluctuating। देखिए कैपेट सक्सेडिनम जो था वो नॉन फ्लक्चुएटिंग था, फ्लक्चुएट नहीं होता, लेकिन सेफेलोहेमेटोमा जो है ये फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग होती है, एक साइड में, हेड के एक साइड में हो जाती है। सेफेलोहेमेटोमा नेवर एक्सटेंड बियॉन्ड द एजेस ऑफ द बोन, ये बोन के बीच में होता तो ये आगे बढ़ता नहीं है, क्रॉसेस सूचर्स लाइन, और सूचर्स लाइन को क्रॉस भी नहीं करता, जैसे कि इस डायग्राम में बता रखा है। देखिए ये है, ये सूचर्स है, यहाँ पे ये सेफेलोहेमेटोमा, मतलब यहाँ से ब्लड, यहाँ पे इंजरी हुई थी, यहाँ से ब्लड आके यहाँ पे जमा हो गया, ये सेफेलोहेमेटोमा। और कैपेट सक्सेडिनम की बात होती थी, यहाँ पे सिर्फ सीरस फ्लूइड आके जमा हो जाता है या फिर फैट का एक डिपोजिशन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जो प्रेजेंटिंग पार्ट बाहर आता है उसके लिए।
ठीक है। और ये नॉर्मल स्किन है, तो ये स्किन और स्कल के बीच में, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं स्किन और स्कल की स्किन के बीच में, और स्कल और स्किन के बीच में, या इसको बोल सकते हैं ये पेरियोस्टियम है ना। पेरियोस्टियम और स्कल के बीच में यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होना सेफेलोहेमेटोमा। सब ग्लीलियल में भी सेम इसी की तरह है, लेकिन बस यहाँ पे एक लाइन के तौर पे यहाँ पे जमा हो जाता है ब्लड। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर ही हेमरेज होना, ब्लड का जमना। तो यहाँ पे बता रखा है ब्लीडिंग कैन अकर एक्सटर्नल ऑफ द ब्रेन इनटू द एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सबएरिकनॉइड स्पेस। मतलब कि ब्लीडिंग का कहाँ पे होना, ब्रेन के एक्सटर्नल, ब्रेन के ही जस्ट, ब्रेन के चारों तरफ जो स्कल होता है उसके एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सबएरिकनॉइड स्पेस होते हैं, उनके अंदर जमा होना। इन द पैरेन्काइमा ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के पैरेन्काइमा में भी हो सकते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर भी होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में बताया। ये देखिए, इस डायग्राम में पता चल जाएगा आपको। सब एरिकनॉइड स्पेस ये होता है, यहाँ पे हेमरेज होना। सबड्यूरल, ये सबड्यूरा होती है, इसके अंदर हेमरेज होना। इंट्रा सेरिब्रल, ये सेरिब्रम है पूरा, इसके अंदर होना। ये वाला पार्ट सेरिब्रम होता है, इसके अंदर होना। ये वेंट्रिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होना। और डीप अंदर होगा, जैसे डीप इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस कहेंगे। जैसा कि नाम से फिर मैंने आगे डिस्क्राइब कर दिया। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, सबएरिकनॉइड हेमरेज, इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज बोल दो, या फिर वो अंदर की तरफ जो हो रहा था। एक होता है इंट्रावेंट्रिकुलर, जो कि ये वाला है, इसको सब पेरेन्काइमल भी बोल सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्राड्यूरल, एपिड्यूरल को बोलते हैं सबड्यूरल। अब यहाँ पे बता रखा है कि शॉक या एनीमिया की वजह से भी ब्लड लॉस हो जाए, तब न्यूरोलॉजिकल साइंस ड्यू टू ब्रेन कंप्रेशन, कन्वर्जेंस आएंगे, एप्निया रहेगा, डायलेटेड प्यूपिल। से बच्चा पता कैसे चलेगा कि हमें इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस हुआ है, ये बर्थ इंजरी है। तो यहाँ पे बता रखा है कि उसको कन्वर्जेंस आएंगे, एप्निया, सांस लेने में तकलीफ, डायलेटेड प्यूपिल्स, और कॉन्शियसनेस जो है उसका लेवल, उसका अपग्रेड होता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा। अब फुल फॉन्टेनेली स्पेल सूचर्स ड्यू टू रेज इंट्राक्रेनियल, मतलब वो जो फॉन्टेनल्स है वो और ज्यादा बड़े बड़े दिखेंगे, सूचर्स भी बड़े बड़े दिखेंगे, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा इस वजह से। फेशियल इंजरीज की बात करते हैं। फेशियल इंजरी जैसे कि पता चल रहा है फेस से ही है, तो यहाँ पे बता रखा है कि सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस हो जाते हैं। ठीक है। आंख के अंदर हेमरेजेस, आंख के अंदर। रेटिनल हेमरेज, अदर ऑक्यूलर इंजरीज हो जाती है। नेजल सेप्टम का डिसलोकेशन हो जाता है, बच्चे के बर्थ के समय ये डिसलोकेशन हो जाता है। तो सब कंजक्टाइवल में बता रखा है कि ब्रेकेज ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द आई ऑफ द बेबी, आंख के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनका ब्रेकेज हो जाना। वन और बोथ ऑफ द आई, ठीक है, दोनों आंखों में। तो है इसमें कैसे दिखेगा, ब्राइट रेड कलर की आंख दिखेगी, आइरिस की चारों तरफ ब्राइट रेड कलर, क्योंकि जो छोटी छोटी कैपिलरीज वगैरह वो टूट जाएगी, तो इस वजह से ब्राइट रेड दिखेगा। दिस इज वेरी कॉमन एंड डज नॉट कॉजेज डैमेज ऑफ द आई। ये बहुत कॉमन है लेकिन आंख को डैमेज नहीं करती। दिस रेडनेस इज यूजुअली एब्जॉर्ब इन अ वीक टू 10 वीक्स। पेरिफेरल नर्व इंजरीज की बात करते हैं। पेरिफेरल नर्व इंजरीज की बात है तो यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस आएगा, फ्रेनिक नर्व इंजरीज। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस में सबसे पहले फ्रेनिक नर्व इंजरीज आएगी, लेरिंजियल नर्व इंजरीज आएगी। लेरिंजियल मतलब वोकल कॉर्ड की इंजरी या पैरालिसिस होना। रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है। ठीक है। लंबोसेक्रल इंजरीज, लंबो और सेक्रल की इंजरी हो जाए। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी की बात करते हैं। इसमें सबसे कॉमन है अर्बडक्ने पैरालिसिस। इसका हमें ये याद करना है कि अर्बडक्ने पैरालिसिस की ब्रांचेस का क्या होता है नंबर, तो C5 C6 होती है। कॉमन फ्रेनिक नर्व C3 C5, क्लम के पैरालिसिस C7 C8 और T1। टोटल प्लेक्सस पैरालिसिस से कर्नल पैरालिसिस भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बुरी मानी जाती है अगर टोटल ही प्लेक्सस की पैरालिसिस हो जाए तो। इसका नाम याद रखिए, इसे बोलते हैं कैरर्स पैरालिसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बडक्ने पैरालिसिस, जो कि C5 C6 से होता है। यहाँ पे बता रखा है ब्रेकियल पैरालिसिस जो C5 C6 से होगा, तो ये पूरी हाथ में, क्योंकि यहाँ से ब्रेन से निकलते हैं ये प्लेक्सिस, अगर हाथ में आ रहे तो ब्रेकियल प्लेक्सिस हो जाएंगे। पेरिफेरल नर्व्स जो आ रही है उनकी इंजरीज की वजह से होता है। यहाँ पे बता रखा ब्रॉडली, आगे मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज से क्या क्या होता है। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटा सा, व्हाट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी इन चिल्ड्रंस। तो आप बता सकते हो कि अर्थ
अर्ब टकने पैरालिसिस जो पालसी जो है वो C5 C6 की वजह से होती है, मोस्ट कॉमन है। इसके अंदर क्या होता है, शोल्डर का, अगर जो बच्चा आएगा हमें कैसे पता चलेगा कि उसके शोल्डर में मोशन जो है वो बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। इन्वॉल्व एक्सटर्नली लाई एडक्शन, मतलब उसका हाथ जो है वो ऐसे बाहर की तरफ गिरा हुआ रहेगा, प्रोन रहेगा, इंटरनली रोटेटेड रहेगा, उसके मोरो और बाइसेप्स और रेडियल रिफ्लेक्सेस होंगे ना वो एब्सेंट होंगे, जो अफेक्टेड साइड होगी। मान लो अगर राइट हैंड में ब्रेकियल फ्लेक्सेस है तो उस साइड का ब्रेकियल फ्लेक्स, क्योंकि मोरो रिफ्लेक्स वगैरह नहीं बच्चा दिखा पाएगा, ग्रैब रिफ्लेक्स भी नहीं रहेंगे, वो कुछ चीज पकड़ने में, सामने में, वो सब उसके एब्सेंट, वो तो प्रेजेंट रहेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ग्रैप्स रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जबकि मोरो रिफ्लेक्स, बाइसेप्स रिफ्लेक्स और रेडियल रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट रहता है। और पाल्सी में बी एसोसिएट विद इंजरी टू द फ्रेनिक नर्व। और पैल्सी जो है वो इंजरी जो है फ्रेनिक नर्व्स, ये ध्यान रखना, फ्रेनिक नर्व्स की इंजरी भी इसके साथ एसोसिएट रहती है, जो कि C3 C5 की होती है। इसमें आगे मैंने ब्रेकियल फ्लेक्सस का डायग्राम बताया कि कैसे कैसे इसकी नर्व ब्रांचेस की कैसे कैसे नर्व सप्लाई है। यहाँ पे बता रखा है दिस बेबी प्रेजेंट विद द एसिमेट्रिकल पोस्चर ऑफ द आर्म। आर्म का पोस्चर एसिमेट्रिकल रहता है। लेफ्ट आर्म इज नॉट फ्लेक्स्ड, हैंग लिम्पली, adduction and internally rotate of the arm. Biceps reflex is absent, moro reflex absent, सिर्फ ग्रैप्स रिफ्लेक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिर्फ वेटर टिप पोजीशन कहते हैं, वेटर टिप पोजीशन के नाम से आता है, तो आप बता सकते हैं अर्क पैरालिसिस को बोलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें कैसे पता चलेगा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रेडियोग्राफ्स निकालेंगे उसके शोल्डर का, अपर आर्म्स का, तब पता चलेगा, तो हम कंजर्वेशन ट्रीटमेंट्स का शुरू करेंगे। अभी आर्म जो है वो इमोबिलाइज रखनी है, अपर एब्डोमेन में एलिवेट, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन शोल्डर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। फिजिकल थेरेपीज की फिजिकली थेरेपी करवाएंगे, ठीक है। और अगर ये 3 से 6 महीने तक अगर ये ठीक नहीं होती तो फिर हम इसे सर्जिकल एक्सप्लोरेशन की तरफ उसको भेजेंगे। अब यहाँ पे फ्रेनिक नर्व की इंजरी बता रखी है। फ्रेनिक नर्व अराइजेस फ्रॉम द थर्ड, जैसे कि मैंने बताया था C3 और C5 की जो इंजरी होती है वो फ्रेनिक नर्व की इंजरी होती है। ये भी एक तरह का पैरालिसिस है, इप्सिलेटरी डायफ्राम का इंजरी होने पर यह पैरालिसिस होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, मतलब हार्ट साउंड उसकी नहीं मिलेगी, अफेक्टेड रहता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। टेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमें पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी इसमें ज्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे आता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस मींस अगर हम उसकी फोर्सेप्स डिलीवरी करा रहे हैं तो अगर फेस की अगर C7 नर्व उसकी C7 क्रेनियल नर्व अगर उसकी कहीं दब जाती है या किसी प्रकार की उसमें इंजरी आ जाती है तो फिर फेशियल पैरालिसिस होगा। क्रेनियल नर्व इंजरी भी हो सकती है, स्पाइनल नर्व इंजरी भी हो सकती है। तो कैन बी कॉज्ड बाय प्रेशर on the facial nerve during birth by the use of forceps during birth. The affected sides of the face drooped and infant is unable to close the eye tightly on that side. When crying, the mouth is pulled across the normal side. Protection of the involvement eye by application of artificial tear and tapping to prevent corneal injury. इसमें ये करते हैं, जब ऐसा हो जाता है तो बच्चा ना तो आंख बंद कर पाता, तो उसमें आंख में बूंद बूंद करके ड्रॉप डालते रहना चाहिए। न्यूरोसर्जिकल रिपेयरमेंट अगर जरूरी है, न्यूरोसर्जिकल रिपेयर करते हैं, नर्व अगर ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई है 1 साल से ज्यादा, अगर फेशियल पैरालिसिस ठीक नहीं हो रहा है तो। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जैसा कि वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बता रखा है डिक्रीज और एब्सेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एब्सेंट रहते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स, एब्सेंट होते हैं पीरियडिक ब्रीदिंग, lack of response or painful stimuli below the level of the lesion. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो लीजन कहाँ मिलेंगे C4 के लगभग, क्योंकि हम ये क्लिनिकल फाइंडिंग से ही पता कर सकते हैं। लीजन्स बनेंगे C4 और T4 के बीच में, तो पता चलेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। और कितने डिग्री का है वो फ्रेनिक नर्व के कितना इन्वॉल्वमेंट या कितने लीजन से पता चलता है। अब आगे है मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरीज। मस्क्यूलोस्केलेटल मतलब मसल्स के साथ साथ स्केलेटन में कहीं इंजरी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लेविकुलर फ्रैक्चर आता है, फ्रैक्चर आता है लॉन्ग बोन का, और स्टेर्नोक्लेडोइड इंजरी, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड इंजरी आती है। सबसे पहले यहाँ बच्चों का सबसे कॉमन है ये क्लेविकुलर फ्रैक्चर। इसमें क्लेविकल एंड लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, क्लेविकल इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन इंजर्स इन द neonate during birth. The most often is unpredictable, unavoidable complication of normal birth. The infant may present with pseudo paralysis. अब यहाँ की अगर क्लेविकुलर फ्रैक्चर होता है तो
बच्चा क्या होता है, उसको एक तरह से ऐसा लगता है वो पैरालाइज हो जाता है, मतलब स्यूडो पैरालिसिस, नॉर्मली पैरालिसिस नहीं होता, उसको स्यूडो पैरालिसिस कहते हैं। एग्जामिनेशन में भी रिवील, अब कैसे पता चलेगा, जब हम बच्चे को यहाँ से पकड़ के ऐसे टच करते हैं तो यहाँ पे हमें कड़कड़ की आवाज आती है, क्रिपिटेशन पता चलेगा, पल्पिटेशन से इरेगुलरिटी पता चलेगी। स्टेर्नोक्लेडोइड मसल्स जो है उसमें स्पाज्म आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टेर्नोक्लेडोइड मसल्स गुजरती है, तो क्योंकि अब ये मसल्स, इस बोन के साथ ये मसल्स अटैच है, तो हमें इसमें भी स्पाज्म पता चलेगा, क्रिपिटेशन साउंड पता चलेगा। यहाँ पे एक डेसॉल्ट बैंडेज बांधते हैं 7 से 10 दिन के लिए बच्चे में। स्टेर्नोक्लेडोइड मसल इंजरी कॉन्जेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकुलस, इसमें बता रखा है कि कॉन्जेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकुलस भी बोलते हैं। अट्रोफी हो जाएगी मसल्स फाइबर में, जो कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट उसके चारों तरफ होता है। अब यहाँ पे उस मसल फाइबर में टियरिंग हो जाती है, या फेशियल शीट में हेमाटोमा हो जाता है। हेड एक तरफ टिल्ड रहता है बच्चे का, जब ये स्टेर्नोक्लेडोइड मस्टर्ड इंजरी होती है तब चिन जो है वो स्लाइटली एलिवेटेड हो जाती है। इफ अ मास इज प्रेजेंट, इट इज अ फ्रिम, स्पिंडल शेप, इमोबाइल, लोकेटेड इन द मिड पोर्शन ऑफ द स्टेर्नोक्लेडोइड मसल। हमें स्टेर्नोक्लेडोइड मसल से इसके बीच में एक मसल मास पता चलता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन उसमें हमें पता चलता है। ये तो थी मतलब मस्कुलो स्केलेटल इंजरीज। अब अगर इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज हो गई है, तो यहाँ पे लीवर में इंजरी होगी, मोस्ट कॉमन होता है ये, मतलब लीवर इंजरी मोस्ट कॉमन माना जाता है अगर एब्डोमिनल इंजरी बच्चे को हुई है तो। ये 3 टाइप्स का मैकेनिज्म इसका माना जाता है, जिसमें डायरेक्ट ट्रॉमा मान लो, कंप्रेशन हो गया और चेस्ट के अगेंस्ट जाते हुए फिर लीवर पे या स्प्लीन पे पड़ जाए, चेस्ट कंप्रेशन लीडिंग टू टियरिंग ऑफ लिगामेंटस इंसर्शन ऑफ द लीवर, जो लीवर की तरफ जो लिगामेंट का जो इंसर्शन होता है उनका, अगर उसमें किसी प्रकार का कंप्रेशन आ जाए तो फिर लीवर में इंजरी हो जाती है, लीवर में हेमाटोमा हो जाता है। अब इन लास्ट कंक्लूजन ये बताना चाहती हूँ मैं कि हमें सबसे पहले इस ट्रॉमा को रिकॉग्नाइज करना है, फिर केयरफुली उसको फिजिकली या न्यूरोलॉजिकली इवोल्यूशन करना है कि फिजिकली ट्रॉमा है या न्यूरोलॉजिकल है। स्टेब्लिश करना है एडिशनल इंजरी अगर कुछ हुई है तो इंजरी में भी रिजल्ट फ्रॉम रिसक्सिटेशन, कभी कभी रिसक्सिटेशन के दौरान भी इंजरी हो जाती है। उसकी सिमेट्री या स्ट्रक्चर को देखते हुए फिर हम एग्जामिन करें कि क्रेनियल नर्व की है, जॉइंट की है, ठीक है, उस प्रकार हम उसको चेक करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं।